हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला और यू कैन कॉल इट एनसीईआरटी वाला, वेंचर ऑफ फिजिक्स वाला। गाइस, माय नेम इज दानिश जफर और आप मुझे टाइगर सर के नाम से भी जानते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के कि विजेता बैच से आप सारे के सारे एकदम खुश हो गए। एक बार मैं फिर बता देता हूं उन बच्चों के लिए जो आज ही जुड़े हैं विजेता बैच से। तो भाई, हमने क्या किया है कि बोर्ड बूस्टर में तो सब पढ़ाया ही है, गहराई से पढ़ाया है। अब बहुत सारा बच्चा हमारा ऐसा रह गया जिसने किसी कारणवश बोर्ड बूस्टर बैच नहीं खरीद पाया, है ना। दूसरी चीज ये भी है कि बहुत सारे बच्चे बोर्ड बूस्टर के भी ऐसे हैं जिनको रिवीजन करना है। तो विजेता बैच एनसीईआरटी वाला एक लेकर आया अपने सारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए कि वो यहां से सब कुछ पढ़ ले। हर हर क्लास 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे के बीच की होगी, जहां पे आपको भर भर के कंटेंट मिलेगा। आज का भी आप कंटेंट देखेंगे तो हम दो चीजें आज कवर करने वाले हैं, एक रिपोर्ट राइटिंग और दूसरा लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। दोनों बड़े टॉपिक हम आज ये कवर कर देंगे आपके राइटिंग स्किल्स के। तो सेशन को अगर आप आखिर तक देखेंगे तो आत्मा आपकी तृप्त हो जाएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मैं इसमें आपको दूंगा, क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मैं लाइव कराऊंगा और सारा कंटेंट समझाऊंगा भी, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे आपके पास एक सुनहरा अवसर है उन सारे बच्चों के लिए जो अभी तक सो रहे थे, कोविड का इंतजार कर रहे होंगे, कुछ अरे कोविड आ जाएगा, कुछ सोच रहे होंगे ऐसे ही पास हो जाएंगे, है ना। अगर ऐसी कुछ चीजें दिमाग में थी तो उनको निकाल दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास अभी भी मौका है बेहतरीन नंबर लेके आने अंक का। ठीक है, तो शुरू हो जाइए मेरे साथ। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग अ मिनट। तो आज की क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं, तो भाई ये होने वाला है आज की क्लास में। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि रिपोर्ट राइटिंग एग्जैक्टली होती क्या है। तो मैं आपको बताऊंगा रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या इसका फॉर्मेट है, कैसे आप लिखते हैं, साथ साथ एग्जांपल्स भी दूंगा, इंट्रोडक्शन भी दूंगा आपको लेटर ऑफ एप्लीकेशन का, इसका फॉर्मेट भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा और इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ इस पे क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स भी आपको मिलेंगे। तो क्लास होने वाली है जबरदस्त, है ना। सारे के सारे बच्चे एकदम तैयार हो जाओ बढ़िया मूड से। चाय वाय नहीं पिए तो पी लो, दिमाग एकदम फ्रेश कर लो, है ना। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग ये मैं किस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, क्लास 12 के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली होती क्या है कि आप कहीं पे गए और आपने देखा कहीं पे बड़ा अत्याचार हो रहा है, किन पे, गरीबों पे, तो आपने एक रिपोर्ट लिख दी न्यूज़पेपर, है ना। तो ये होती है रिपोर्ट राइटिंग। या फिर मान लीजिए हुआ क्या कि आपके स्कूल की मैगजीन है और आप उसके एडिटर हैं। आपके स्कूल ने आज एक स्पोर्ट्स डे कराया था, है ना। तो आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है स्पोर्ट्स डे पे जो आपकी मैगजीन में छपने वाली है। तो इसलिए हमें रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो रिपोर्ट क्या होता है, हमेशा जो हमने कुछ देखा होता है, कुछ ऑब्जर्व किया होता है ना, वो हम रिपोर्ट में लिखते हैं। जो एकदम फैक्ट्स होते हैं वो हम रिपोर्ट्स में लिखते हैं। तो रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट का डिस्क्रिप्शन है, किसका डिस्क्रिप्शन है, कुछ हुआ है, इवेंट का डिस्क्रिप्शन है दैट इज ऑलरेडी टेकन प्लेस, जो हो चुका है। इसीलिए मैंने कहा ये हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाएगा। इट इज अ फैक्चुअल अकाउंट ऑफ सम इवेंट्स और हैपनिंग दैट मे हैव अकर्ड समवेयर। तो ये कैसा है, फैक्चुअल अकाउंट है। मैंने क्या बताया था तुम्हें कि सब कुछ इसमें फैक्ट होते हैं। फैक्चुअल अकाउंट है किसका, इवेंट्स का, वो जो कि हुई है कहीं पे भी, बट इज ऑफ इंटरेस्ट टू द जनरल मासेस। लेकिन ये जनरल मासेस के जानने की बात है भाई। जैसे लोग अगर गरीबी से मर रहे हैं तो जनरल मासेस के लिए जानने की बात है। कहीं पे अगर बहुत जमाने से कूड़ा इकट्ठा हो रहा है तो ये जानने की बात है, ठीक है। तो ये क्या चीज है, इन्हीं चीजों पे आप रिपोर्ट लिखते हैं। दूसरी चीज, और द रीडर्स फॉर होम इट इज मेंट, तो ये जनरल मासेस के लिए भी होती है और कुछ स्पेसिफिक रीडर के लिए भी होती है ना। स्पेसिफिक रीडर के लिए भी होती है या फिर इंडिविजुअल रीडर के लिए भी होती है ना। वो थोड़ी सी अलग होती है, मैं आगे आपको बताने वाला हूं। सब चीजें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो जितना समझ में आता रहे उतना अभी समझते रहो। अगर कुछ ऐसा है तुम्हें लग रहा है ये कैसे होगा, तो याद रखो उसका आंसर तुम्हें आगे वीडियो में मिल जाएगा। बस एक एक सेकंड एक एक लाख का है, छोड़ना कुछ नहीं है। द वे अ रिपोर्ट इज रिटन डिपेंड्स अपॉन टू मेजर कंसिडरेशन। दो मेजर फैक्टर्स है क्या, हु इज गोइंग टू रीड इट, व्हाई इज ही गोइंग टू रीड इट, है ना। पहली बात तो है कि कौन पढ़ेगा और क्यों पढ़ रहा है भाई, क्यों पढ़ रहा है, उसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है इसमें। चलिए देखते हैं आगे। तो इस फ्लो चार्ट से ना आत्मा एकदम तृप्त हो जाएगी। ये जान लीजिए कि जो
हम बोर्ड बूस्टर बैच था, उसमें भी मैंने इस फ्लो चार्ट से समझाया था। ठीक है, तो काफी हद तक चीजें इसमें सेम है। तो क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग तो एग्जैक्टली वही है ना, मैं कहीं भी पढ़ाऊं, तो यहाँ पे भी मैं बहुत बढ़िया से आपको पढ़ाने वाला हूँ, आत्म तरफ होगी देखिएगा। तो क्या है, राइटर होता है जो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। क्या ऑब्जर्व करता है, एक इवेंट ऑब्जर्व करता है। अब ऑब्जर्व करके वो रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, ऑब्जर्व करके रिपोर्ट बताता है इवेंट की और अपनी ऑब्जर्वेशन की, अपने ऑब्जर्वेशन की और इवेंट की रिपोर्ट बनाते हैं। आई रिपीट, एक राइटर होगा जो कुछ ऑब्जर्व करेगा। क्या ऑब्जर्व करेगा, इवेंट ऑब्जर्व करेगा और अपने ऑब्जर्वेशन की और इवेंट की एक रिपोर्ट बनाएगा। अब वो रिपोर्ट दो दो लोगों को जा सकती है। एक तो उसका डिफाइंड रीडर है, स्पेसिफिक आदमी को किसी को जा रही है। जैसे मान लो तुम्हारे स्कूल में क्रिसमस मनाया गया, इस बार बहुत बढ़िया तरीके से क्रिसमस मनाया गया, और तुम ये रिपोर्ट दे रहे हो, तुम एक बोर्डिंग स्कूल में हो और अपनी मम्मी को भेज रहे हो कि मम्मी ये देखिए, है ना। तो ये क्या होती है, ये एक बहुत ही इंडिविजुअल के लिए हो गई, बट ज्यादातर आप अपने स्कूल मैगजीन्स के लिए रिपोर्ट देते हैं, है ना, या फिर आप न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट देते हैं, है ना। ये खास पर्पस के लिए होती है और यूजुअली नॉट पब्लिश्ड, हाँ पब्लिश इन ओनली स्पेशल प्लेसेस पे ही ये पब्लिश होती है। ठीक है, तो बेसिकली या तो आप लेटर फॉर्म में इसे लिख देंगे तो वो इंडिविजुअल के लिए हो जाएगी, अगर लेटर फॉर्म में लिखेंगे तो इंडिविजुअल के लिए हो जाएगी, रिपोर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वो किस में हो जाएगी, वो या तो आपकी हो जाएगी डिफाइंड रीडर के लिए। डिफाइंड रीडर मतलब स्कूल की मैगजीन या फिर कोई जर्नल छोटा मोटा, या फिर कोई न्यूज़पेपर की ही रिपोर्ट। अच्छा, जर्नल रीडर के लिए तो कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, ये भी न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में छपती है। मैगजीन्स दो तरह की आती हैं, एक तो ऐसी होती है जो कि स्कूल स्कूल में चलती है, एक स्पेसिफिक जगह पे मिलती है, एक बड़े लेवल पे मैगजीन सब जगह छपती है ना, तो उसके लिए जर्नल मासेस के लिए होगा। अगर डिफाइंड रीडर है, कम लोग हैं, स्पेसिफिक जगह की बात हो रही है, किसी क्लब की बात हो रही है ना, किसी क्या कहते हैं एसोसिएशन की बात हो रही है, कमेटी की बात हो रही है, तो हम डिफाइंड रीडर्स में भी उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप इतना जान लीजिए बहुत शॉर्ट में कि रिपोर्ट दो तरह की होती है, एक जनरल रीडर के लिए और एक डिफाइंड रीडर के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक बार इस पर नजर डालिएगा, अपनी नजर से समझने की कोशिश करिए, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, वीडियो को पॉज करके कर लीजिए। अब एक रिपोर्ट में आप क्या क्या लिखेंगे, रिकॉर्ड ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट। अब जाते ही आप ये तो नहीं कह दोगे कि डांस, अगर मान लो कि डांस कंपटीशन था तो आप सीधे कह दोगे कि स्टेज पे लोग नाचने लगे, ये थोड़ी बोलोगे, आप बताओगे कि किस डेट पे था, कैसे हुआ था, उसकी तैयारियां कैसे हुई थी ना, कौन हमारा स्पेशल गेस्ट था, किस किसने परफॉर्म किया, तो ये सारी चीजें आप इसमें बताते हैं। तो सीक्वेंस में बताते हैं ना, पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ, क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का क्या मतलब होता है, पहले सबसे पुराना वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, ऐसे बताए। अब क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिग्निफिकेंस। इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब, मतलब आप उसे कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, किस पे, इंपॉर्टेंस पे, इस इवेंट्स की या जो भी उसके बारे में फैक्ट्स दे रहे हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया अभी इसका, डांस कंपटीशन का, तो डांस कंपटीशन का सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा कि ये स्टूडेंट्स के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को मोटिवेट करेगा, साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारे टैलेंट निकल के आएगा, ऐसे बहुत सारे सिग्निफिकेंसेस हो सकते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ द फैक्ट्स, अब कौन कैसा नाचा, है ना, उसके फैक्ट्स जजेस ने कैसे डिसाइड किया, किस बेसिस पे डिसाइड किया, है ना, रिजल्ट ऑफ द रिसर्च प्रेजेंटेड, डिस्कशन ऑफ द आउटकम। आउटकम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट, क्या रिजल्ट निकला, कितने लोग जीते, कितने उसमें हारे, कितने उसमें से आगे जाएंगे, और कोर्स ऑफ एक्शन, किस तरीके से, कितने राउंड्स हुए, भाई 2 राउंड हुए, 3 राउंड हुए, है ना, ये सब में फिर कंक्लूड क्या किया गया, इससे क्या फायदा हुआ लोगों में, इससे मतलब पॉजिटिविटी गई, नेगेटिविटी गई, या लोगों ने इससे क्या सीखा। और फिर लास्ट में रिकमेंडेशन, अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, जैसे रिकमेंड करना चाहते हैं कि यार ऐसा कंपटीशन तो हर 6 महीने में एक बार होना चाहिए, हर साल होना चाहिए, तो ये क्या होती है, और फिर ये इंटर स्कूल होना चाहिए, स्टेट लेवल पे होना चाहिए, इस तरह की रिकमेंडेशन आप दे सकते हैं। तो ये होती है आपकी रिपोर्ट। अच्छा, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, भाई देखो रिपोर्ट एक फॉर्मल चीज है, अगर वो फॉर्मल चीज है तो कैसे लिखी जाएगी, वो हमेशा कंसाइज लिखी जाएगी, मतलब शॉर्ट में लिखी जाएगी, वो हमेशा क्लियर लिखी जाएगी। क्लियर का मतलब क्या है, एकदम क्लियर, जो कह रहे हो साफ होना चाहिए। कंसाइज का मतलब है शॉर्ट ब्रीफ होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट का क्या मतलब है
कि आप जो बात कहना चाह रहे हैं वही डिलीवर हो, है ना, मतलब राइट यूज ऑफ वोकैबुलरी होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, शॉर्टर वर्ड आप यूज करेंगे, बड़े बड़े वर्ड और सेंटेंसेस को अवॉइड करेंगे रिपोर्ट में, और जार्गन से फ्री होने चाहिए। अब जार्गन क्या होते हैं? जार्गन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री, स्पेसिफिक लोग ही समझ पाते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूंगा वेलकम टू एनसीईआरटी वाला, अब एनसीईआरटी वाला ये क्या चीज है? ये सिर्फ वो बच्चा जानेगा, ये जार्गन हो गया उस बच्चे के लिए जो हमसे जुड़ा हुआ है, उसने हमारा नाम सुना है तो एक जार्गन हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप लिख देते हो बार बार टाइगर सर ओपी 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 ओपी, मुझे ओपी पता ही नहीं था, जब मैं यहाँ पे आया और शक्ति बैच के बच्चों ने लिखा ओपी ओपी ओपी, यार ये ओपी ओपी क्या है, बाद में मुझे पता चला अच्छा ये एक जार्गन है जिसका मतलब कुछ अच्छा होता है कि यहाँ पे टाइगर सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल है कि जार्गन का मतलब क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड, जैसे कि हाँ जैसे बनिए कि नहीं, जार्गन होता है एक माल, कहते नहीं है भाई देखो माल नहीं आ रहा, माल नहीं है, कुछ माल है तो दो, तो माल क्या है, एक बड़ा कॉमन, सबसे कॉमन जार्गन है, हम किसी भी चीज को माल कह देते हैं, व्यापारी अपने जो भी उसके गुड्स होते हैं उसको माल कह देता है, ठीक है, और कोई बनिया है तो वो पैसे को ही माल कह देता है, ठीक है, जो लाला वाला होते हैं उसका पैसे का काम करते हैं, ठीक है। अब तो इट्स ऑल अबाउट माल का मतलब क्या होता है, माल का मतलब किसी भी तरह की कोई चीज हो सकती है जिसके आपका फायदा हो, तो वो क्या है, जार्गन है। ऑफ यूनिफॉर्म वर्ब टेंस, ये मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म वर्ब टेंस रहता है, इसमें हम पास्ट टेंस में बनाते हैं क्योंकि हम हमेशा नरेट कर रहे होते हैं, हम हमेशा ये रिपोर्टेड स्पीच में बनाते हैं क्योंकि हम नरेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट एक बार इन पे नजर डालिए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा दूसरी चीज ये है कि जो भी आप रिपोर्ट बनाएंगे ना वो पढ़ने में फैक्चुअल लगे, वो पढ़ने में ऑथेंटिक लगे, जेन्युइन लगे। आप उसमें ऐसी रिपोर्ट नहीं बना देंगे कि हमारे यहाँ डांस कंपटीशन हुआ, ऐसा डांस कर रहा था कि मतलब सारे डांस फेल हो जाएंगे, उसने एक उंगली पे घूम के दिखा दिया, मतलब कुछ भी तुम नहीं कह सकते उसमें, इट शुड बी फीजिबल, है ना। तो फीजिबल का क्या मतलब होता है, प्रैक्टिकल होना चाहिए, कन्वे करना चाहिए सारी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी इंफॉर्मेशन, सारी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी इंफॉर्मेशन इसमें आनी ही चाहिए, एंड शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड, बढ़िया से स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। बढ़िया से स्ट्रक्चर्ड का मतलब है जब आदमी पढ़े तो उसे समझ में आए, अच्छा अच्छा पहले ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, दैट इज व्हाट, क्या कि वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके अंदर एक टाइटल होना चाहिए, और रन इनटू स्मॉल पैराग्राफ, छोटे पैराग्राफ होने चाहिए, और वो हमेशा कैसे होने चाहिए, फैक्चुअल होने चाहिए, उसमें फैक्ट्स होने चाहिए, ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी फैक्चुअल, ये बात याद रखिएगा हमेशा कि आपको फैक्ट्स पे ध्यान देना है, ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी फैक्चुअल। अच्छा भाई, रिपोर्ट शुड हैव एन एप्रोप्रिएट कंक्लूजन और रिकमेंडेशन, ये मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक सही कंक्लूजन होना चाहिए और रिकमेंडेशन होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बात बताई, ये बार बार मैं आपको इसलिए बताता हूं अलग अलग तरीके से ताकि आप भूले नहीं। साथ ही साथ वर्ड लिमिट 150 से 200 ये आराम से आ जाएगी, बहुत बड़ी रिपोर्ट नहीं है, जब चाहेंगे आप थोड़ी बहुत चीजें, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जैसे रीजन, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, इन सब चीजों का ध्यान रखोगे ना, रिपोर्ट अपने आप सुंदरता के साथ तैयार होकर आ जाएगी, है ना भाई। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से आप इसे 10 सेकंड के लिए नजर डालिए। मेंशन द प्लेस, अब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है ना, जब भी आपको रिपोर्ट बनाएंगे तो आप उसमें क्या याद रखेंगे कि किस जगह की बात हो रही है, डेट, टाइम, और बाकी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी इवेंट के बारे में थे, मतलब इवेंट जब हुआ तो उसकी डेट क्या थी, किस समय इवेंट हुआ, कब वो खत्म हुआ, ठीक है, और बाकी जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। साथ ही साथ इंक्लूड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल अराउंड और अफेक्टेड बाय द इवेंट, तो वो लोग जिनको अफेक्ट हुआ इवेंट से, जैसे कि कोई हार गया, कोई जीत गया, उनके बारे में, किसी ने स्पॉन्सर किया उसके बारे में, तो ये सारी चीजें भी आप मेंशन कर सकते हैं। राइट द नेम ऑफ द रिपोर्टेड, ये तो बाई लाइन में आपका आता ही है, अभी जब मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा तो बाई लाइन आपको समझ में आएगी, उसमें ये आपको हमेशा नाम आता ही है लिखने वाले का। प्रोवाइड अ सुटेबल टाइटल हेडिंग, तो हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि भाई रिपोर्ट को कोई टाइटल तो दोगे, जैसे मान लो मेरे एरिया में क्या हो रहा है ना कि बहुत ज्यादा कूड़ा डाल रहे हैं लोग, एक छोटा सा कोना है, पार्क है, खाली पड़ा है बहुत टाइम से, तो उसको एमसीडी ने बनवाना था पर वो मान लीजिए बनवा नहीं पाई, और काम जो है कुछ दिन के लिए टल गया, तो लोगों ने उसे कूड़ा घर बना दिया और वहां पे लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, तो मैं इस पर एक रिपोर्ट बना के दे सकता हूँ, है ना, और मैं उसका क्या लिख दूंगा,
पार्क टर्न्स इनटू अ डम। ठीक है, ऐसा कोई टाइटल दे दूंगा, एक लाइन का टाइटल दे दूंगा। ठीक है, कोई भी कैची सा कुछ भी लिख देंगे आप अपने हिसाब से, जैसे मैंने ये लिख दिया पार्क टर्न्स इनटू अ डम, है ना, या आप कुछ लिख देंगे पार्क इज नो मोर फॉर पीपल। ठीक है, नो मोर फॉर पीपल, ऐसा कुछ करके तो कुछ भी आप एक लाइन लिख सकते हैं जिससे वो कैची लगे, इंटरेस्टिंग लगे और आपकी रिपोर्ट में इंटरेस्ट आए। हमेशा पास्ट टेंस में लिखेंगे। तीसरी बार ये वाली बात बता रहा हूं, राइट इन रिपोर्टेड स्पीच, दूसरी बार ये वाली बात बता रहा हूं कि रिपोर्टेड स्पीच में लिखेंगे और पैसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे द जजेस डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइजेस, ये नहीं कहेंगे द जजेस, द प्राइजेस वर गिवन, द प्राइजेस वर गिवन टू दी कैंडिडेट्स, है ना, ऐसे करके आप लिखेंगे। तो कभी भी आप इसे एक्टिव वॉइस में अवॉइड करेंगे बनाना, हमेशा सेंटेंस पैसिव वॉइस में सुंदर माना जाता है जब भी आप फॉर्मल चीजों की बात करते हैं। ये एक ऐसी बात है जो आप हमेशा हर राइटिंग में याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस को ज्यादा फॉर्मल माना जाता है। फिर आप आइडियाज डेवलप कैसे कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब है कभी कभी आपको कंफ्यूजन होगा, तो ऐसा कंफ्यूजन होगा कि यार कि रिपोर्ट में क्या लिखूं, आप भूल जाओगे बीच में रिपोर्ट में क्या लिखूं, क्या लिखना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मैं एक अलग कलर से, जो बच्चे भूल जाते हैं ना रिपोर्ट में लिखते लिखते, तो उनके लिए ये सबसे बढ़िया चीज है। मैंने इसे खोपचे में ले लिया है, ठीक है भाई, और इसे डबल ट्रिपल 4-5 बार टिक कर दिया है। तो जब भी आप भूलेंगे आप क्या करेंगे, आप याद रखेंगे कि जो इवेंट है, जो भी इवेंट है उसके कॉजेस क्या हैं, जो रीजंस दे रखे हैं उसके कॉजेस क्या हैं। कहने का मतलब है आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी, आगे आप क्वेश्चन से देखेंगे, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी, बाकी इंफॉर्मेशन आप कहां से लेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे। किस चीज में दिमाग लगाएंगे कि भाई इवेंट के कॉजेस क्या हो सकते हैं, रीजंस क्या हो सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस मतलब आफ्टर मैथ क्या क्या हो सकते हैं, लोगों की ओपिनियन क्या है उसके बारे में। तो अगर मान लीजिए आपने दो 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 लाइन भी इसके बारे में लिख दी, तो 2 2 4 2 6 2 8 लाइन तो यही हो गई। एक लाइन में अगर 10 वर्ड लिखते हैं तो 80 वर्ड तो यही आ गए, है ना। इसके अलावा बाकी और बहुत सारी चीजें, डेट टाइम प्लेस, ये सब आप बताएंगे, रिपोर्ट बहुत आराम से 150 से 200 वर्ड्स में जाएगी। ये एक प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट के सामने कि वो रिपोर्ट को ना पूरा नहीं लिख पाता, ठीक है, वो 100 वर्ड के बाद समझ में नहीं आता, या फिर इतनी लंबी खींच देता है कि 300 में भी खत्म नहीं हो रही। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि इन चीजों का याद रखो। एक और है आगे, WH फॉर्मूला दूंगा एक मैं आपको, WH फैमिली फॉर्मूला, उससे भी आप बहुत ज्यादा सीखने वाले हैं कि रिपोर्ट में आप कैसे करेंगे। चलो भाई, नजर डालिए एक बार फिर से 10 सेकंड के लिए। आप ज्यादा ध्यान फॉर्मल पे मत दीजिएगा, ज्यादा ध्यान डिस्क्रिप्टिव मैनर पे दीजिएगा। मतलब जो भी आप बता रहे हैं वो बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब होना चाहिए, मजा आना चाहिए उसे पढ़ने में। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है जो आपने पढ़ा आप समझ गए, ओहो ऐसे हुआ होगा, है ना। वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट फॉर अ स्कूल मैगजीन, खासतौर से कब, जब आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं मैगजीन के लिए। प्रेजेंट योर आइडियाज एंड इंप्रेशन टू मेक द रिपोर्ट इंटरेस्टिंग, है ना। अपने आइडिया आप डाल सकते हैं, मैंने फिर बोला, यहाँ पे मैंने आपको बोला था पीछे, डेवलप आइडियाज, कैसे, रीजन कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से आप अपने आइडियाज बना लेंगे और आप क्या करेंगे, अपने आइडियाज को प्रेजेंट करेंगे, इंप्रेशन देंगे बढ़िया रिपोर्ट को, ताकि रिपोर्ट आपकी बेहतरीन लगे, इंटरेस्टिंग, है ना, अच्छी सी रिपोर्ट बनाएंगे। अभी बनाएंगे हम लोग साथ में रिपोर्ट, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक रिपोर्ट है, आप आराम से इसको 10 सेकंड के लिए देखिए, मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। सबसे पहले आपने टाइटल दिया, उन्होंने टाइटल दिया रीचिंग आउट। अब आप चाहो तो इसे आगे ऐसे भी लिख सकते हो, रीचिंग आउट टू द पुअर, थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, छोटा चाहो छोटा, रीचिंग आउट, ठीक है। फिर आपने बाय लाइन, ये कौन है, ये पर्सन है, वो पर्सन जिसने लिखा, लिखने वाला राइटर है ये, ठीक है। तो बाय लाइन पहले हेडिंग, और हेडिंग के बाद ये फॉर्मेट है ना, इसके नंबर है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिए। सबसे ऊपर टाइटल, टाइटल के नीचे बाय लाइन, बाय लाइन के बाद क्या आएगा आपका
डिटेल्स, है ना। तो आप इसे, मैंने, कुछ लोग हेडलाइन बोलते हैं, आप चाहें तो इसे टाइटल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, टाइटल बोले हेडलाइन बोले। और ये इसके नीचे बाय लाइन सपना, तो ये टाइटल और ये बाय लाइन सपना। इसके बाद ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आप रिपोर्ट एकदम बढ़िया बना लेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या आना चाहिए, वॉट, ये क्या है, WH फैमिली, अभी मैंने पीछे बताया था ना WH फैमिली फॉर्मूला दूंगा। तो अगर आप एक रिपोर्ट में याद रखेंगे कि क्या हुआ, कहां पर हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो आपकी रिपोर्ट यहां तक तो तैयार होके आ जाएगी। यहां समझ लो, इतने सारे वर्ड तुम आराम से उसमें लिख दोगे। फर्दर डिटेल तुम अपने आइडियाज वाइडियाज करके एक दो लाइन में भर दोगे। उसके बाद इंटरव्यू, कमेंट्स और वो रिकमेंडेशन जो मैंने आपको बताया था, देखिए कैसे करेंगे। यहां पे आपने डेट डाली बड़ौदा 20 नवंबर, कॉमा लगाया, द कल्चरल नाइट ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी। यहां पे आपने क्या दे दिया, यहां पे आपने दे दी प्लेस, मतलब वेयर। फिर आपने बताया, प्लेस दे दी आपने, बड़ौदा वॉज एन एंटरटेनिंग इवेंट फॉर अ नोबल कॉज। तो अब यहां पे आप क्या करने लगे, यहां पे आप दोस्त मेरे रीजन बताने लगे, एक कॉज बता दिया आपने, रीजन बता दिया, वाई बता दिया, है ना, वाई भी बता दिया, व्हाट भी बता दिया। द ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट एज प्रेजेंटेड सॉन्ग्स डांसेस, है ना, क्या क्या हुआ, क्या हुआ, ये आ गया व्हाट में, प्रेजेंटेड सॉन्ग्स डांसेस, फैंसी ड्रेस शोज, है ना, वन एक्ट प्लेस, कीप द ऑडियंस स्पेल बाउंड फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे तक ऑडियंस एकदम जबरदस्त यूं बिना पलक झपके। स्पेल बाउंड का मतलब है ऐसा लग रहा है जादू चला दिया है कोई, और बिल्कुल सीधा बैठा है वो, ठीक है, और एक एक परफॉर्मेंस सब चीजें देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका वाई, वॉट, वेयर, व्हेन, सब इसमें आ गया। फिर फंड रेज कहां से हुए, जितना भी फंड्स उससे आए उस पैसे से वो डीएम साहब को दे दिए गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिए गए, है ना, टू बी सेंट एज रिलीफ फॉर द विक्टिम्स ऑफ पावरफुल अर्थक्वेक दैट जॉल्टेड कश्मीर। तो क्यों हुआ था ये इवेंट, ये इसलिए हुआ था, अब आपको पता चल गया कि ये इवेंट का वाई क्या है ना, इसलिए हुआ था क्योंकि कश्मीर में कुछ अर्थक्वेक के झटके आए हैं, है ना, तो उसमें बहुत सारे विक्टिम्स हैं, उनकी हेल्प हो जाएगी, जितना भी फंड्स कलेक्ट हुए वो डीएम साहब को दे दिए गए। एक्सपोजिंग द सर्वाइवर्स टू फ्रीजिंग टेम्परेचर इन देयर मेकशिफ्ट, अब ये ना थोड़ा सा इसमें इमोशन डाल दिए, ये बता दिया कि कश्मीर में जो लोग हैं, जो जिन्होंने अर्थक्वेक का सामना किया है, जो विक्टिम्स हैं, वो बहुत परेशान है, उनके पास अभी कोई घर भी नहीं है, और इतना खतरनाक वहां पे टेम्परेचर होता है, डिप करता रहता है, स्नोफॉल हो रही है कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, और जो गवर्नमेंट है वो भी वर्क कर रही है, इज वर्किंग अराउंड द क्लॉक टू हेल्प इंश्योर रिलीफ सप्लाईज, के रिलीफ सप्लाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा वल्नरेबल का क्या मतलब होता है, वीक, ज्यादा से ज्यादा कमजोर और ताकतवर लोगों को मिलती रहे। एज अ फॉलो ह्यूमन इट इज द ड्यूटी ऑफ ईच वन ऑफ अस टू एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड। ये आपने दिया अपना आइडिया, ये आपने क्या दिया इसमें, ये आपने दिया जो मैंने आपको बताया था, डेवलप आइडियाज, वाई, हाउ, व्हेन, जो मैंने पीछे बताया था आपको, यहाँ पे ये कॉजेज, रीजंस, कॉन्सिक्वेंसेज, ओपिनियंस आपने अपने हिसाब से यहाँ पे डाल दी। इसके बाद अब आप इसमें बता देंगे क्या किसने इसमें कंट्रीब्यूट किया, क्या आप और रेकमेंड करते हैं ना, फर्दर डिटेल डाल देंगे। तो फर्दर डिटेल या इंटरव्यूज एक ही चीज होती है। मेन बात क्या है, आप कैसे बताएंगे इसे, हेडलाइन या आप कह सकते हैं टाइटल, उसके बाद बाय लाइन मतलब नेम ऑफ द रिपोर्टर, उसके बाद सीधे रिपोर्ट लिखना शुरू कर देंगे। पहले पैराग्राफ में आप बता देंगे कि भैया कि किस बारे में क्या हुआ था, उसके बाद फिर डिटेल देना शुरू कर देंगे। लास्ट में द कंट्रीब्यूशन इज मीगर, मीगर का मतलब है वेरी स्मॉल, कंट्रीब्यूशन जो था बड़ा स्मॉल था। ये किसने बोला, मिसेस गुप्ता ने बोला। देखो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है ये सेंटेंस, मतलब डायरेक्ट नरेशन में लिखा गया है। सेड मिस्टर गुप्ता, ये मिस्टर गुप्ता कौन है, मिसेस गुप्ता कौन है, प्रिंसिपल है स्कूल की। बट इट इज आवर वे ऑफ रीचिंग आउट, कह रहे यही हमारा तरीका है पहुंचने का, कहां तक, टू दी हैप्लेस विक्टिम, वो जो बेचारे कमजोर हैप्लेस लोग है ना, मतलब हैप्लेस का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मत, अनफॉर्चुनेट, टू लेट देम नो दैट वी फील देयर पेन टू, तो उनको ये समझाने के लिए भाई थोड़ा बहुत तो दर्द हम भी समझते हैं आपका। द एमिनेंट सिंगर सलीम मर्चेंट हु वाज द चीफ गेस्ट अपलॉडेड, जो वहां के कौन है, सालिम मर्चेंट है, ये वहां के चीफ गेस्ट है, इन्होंने बड़ी तारीफ करी स्टूडेंट्स की,
है ना, कि उन्होंने इतना काम किया, तो बड़ा आसान हो गया आपके लिए। एक बार फिर से लास्ट में बता रहा हूं, सबसे पहले हेडलाइन, इसके बाद बाय लाइन, उसके बाद डेट डाल के ऐसे आप लिख देंगे। ये आपकी हेल्प करेगा लिखने में कि क्या क्या चीजें डालनी है। बाकी क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ मिलता है जहां से आपको बड़े बड़े हिंट मिल जाएंगे, आप अपने आइडिया से भी उसे डेवलप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद कुछ फर्दर डिटेल देके आप रिकमेंडेशन, इंटरव्यूज, व्हाटएवर लिख के इसको एंड कर देंगे। उम्मीद है आपको ये बनाना आ गई होगी, है ना। एक बार फॉर्मेट दिखाऊंगा रिपोर्ट राइटिंग का, नजर डाल लीजिए। मैं नजर डालने के लिए इसलिए भी कहता हूं ताकि आप जो अपनी नजर से पढ़ते हैं ना, वो आपको और बेहतर समझ में आता है। देखिए, जो रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट है इंग्लिश में, सीबीएसई बोर्ड में न्यूज़पेपर रिपोर्ट आती है, जैसे मैंने आपको सबसे पहले वाली स्लाइड पे बता दिया था। या तो न्यूज़पेपर के लिए आती है या मैगजीन के लिए। मैंने उसको एक्चुअली कुछ ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, है ना, क्योंकि शुरू में जब मैंने आपको बताया कि आप इंडिविजुअल को भी लिख सकते हैं, मम्मी को भी लिख सकते हैं, लेटर फॉर्म में भी रिपोर्ट जाती है, बट वो बहुत आगे की चीजें हैं। आप अभी ये याद रखिए कि आपके पास जो रिपोर्ट आएगी या तो न्यूज़पेपर में लिखने के लिए आएगी या फिर आपके पास मैगजीन में लिखने के लिए रिपोर्ट आएगी। A newspaper report is one which is published in a newspaper, ये न्यूज़पेपर में छपेगी। और मैगजीन की रिपोर्ट जनरली वो जो होती है वो स्कूल मैगजीन में ही आती है। Talking about the exam in the writing section, section B of the exam, it comes as a very long answer type question, मतलब ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर ये आपको दिलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है आप इसे छोड़ के तो जा नहीं सकते और हल्के में इसे ले नहीं सकते। किसी ने अगर इसे हल्के में लिया है और इसे हल्के में जाना है तो भाई नुकसान बहुत तगड़ा होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ डिस्क्रिप्टिव टाइटल दैट इज एक्सप्रेसिव ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट। तो आप याद रखिए हेडिंग कैसी होनी चाहिए, ये बात मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए आप इसे एक बार अपनी नजर से पढ़ लीजिए, फिर भी मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए, डिस्क्रिप्टिव टाइटल होगा जो कि एक्सप्रेसिव होगा किस चीज का, ऑफ द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। मतलब एक लाइन में पहली लाइन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, रीचिंग आउट का क्या मतलब है कि पहुंचने की कोशिश, है ना, या फिर पहुंचना कहीं तक। तो आज उसने कभी कहां तक पहुंचना, ऐसे करके तो मैंने इतनी रीचिंग आउट टू द पुअर उसको कर दिया तो थोड़ा बेटर हो जाए। या रीचिंग आउट टू द पुअर की जगह आप इसे और बेटर कर लिए, रीचिंग आउट टू द विक्टिम्स, है ना। तो आप इसे विक्टिम्स तक पहुंचने के लिए भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बाय लाइन होगी वो तो उसी पर्सन का नाम होगा जो रिपोर्ट लिख रहा होगा। इससे ये नाम जो होता है ना, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होता है। आप इसमें जैसे मानो आपका नाम है सुनील, आपका बड़ा मन है कि भैया एक रिपोर्ट हमारा बड़ा मन है अपने नाम से लिख दे, ऐसी गलती नहीं करना। जो नाम क्वेश्चन में लिखा है वही नाम लिख के आप आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, यू आर नॉट सपोज टू मेंशन योर पर्सनल डिटेल इन द आंसर। अब इंट्रोडक्शन में आप क्या कहेंगे, इंक्लूड 5 वॉज, ये मैंने आपको पहले बता दिया, है ना। अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल गया क्या, ये 5 क्या है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये सारे आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे। हाउ, हु, है ना, ये सारे अगर आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे। और अगर आपने इनके बारे में 1 2 3 4 कितने हैं, 5 6 हैं, है ना, फिर मैंने बताया 6 7 है। अगर आप इनके बारे में 2 2 लाइन लिखेंगे तो भी आपका अच्छा खासा बन जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीका है जब आप भूल जाए रिपोर्ट को तो कैसे करना। चलो, तो अभी जी देखो, ये वाली जो मैगजीन रिपोर्ट का फॉर्मेट एक बार और देखेंगे, आप एक बार फिर से नजर डालेंगे। अच्छा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि एक प्रॉपर सीक्वेंस जरूर रखिएगा किसका, इवेंट्स का, है ना, दैट अकर्ड अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शन, है ना, अकर्ड अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के साथ। इट इज द मेन पैराग्राफ, ये सबसे मेन पैराग्राफ होता है और इसे तोड़ा जा सकता है 2 छोटे पैराग्राफ्स में अगर जरूरत है ना, 2 छोटे पैराग्राफ में तोड़ा जा सकता है अगर जरूरत है। कंक्लूजन क्या है, दिस विल इंक्लूड अ डिस्क्रिप्टिव ऑफ हाउ द इवेंट एंडेड। इसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इवेंट कैसे एंड हुआ। इट में इंक्लूड
कोट्स, इसमें क्या होने चाहिए, कोट्स भी होने चाहिए, एक्सर्प्ट्स होने चाहिए। एक्सर्प्ट्स का मतलब क्या है, कहीं से कुछ निकाला हुआ। तो कंक्लूजन आप हमेशा याद रखिए। देखिए इसमें दो चीजें मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। अकाउंट जो देंगे आप डिटेल का, मतलब डिटेल के बारे में जो भी आप बताएंगे वो अच्छा खासी डिटेल में बताएंगे। डिटेल का मतलब है प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, पहले क्या चीज हुई, उसके बाद क्या चीज हुई, उसके बाद क्या चीज हुई। इट शुड बी इन प्रॉपर सीक्वेंस दैट अकर्ड अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शन, है ना, डिस्क्रिप्शन के साथ होना चाहिए। इट इज मेन पैराग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता है पहला पैराग्राफ, इसलिए उसमें गलती नहीं करिएगा। और इसे आप 2 से 3 पैराग्राफ में भी बांट सकते हैं। 3 कर देंगे तो वो 200 से ज्यादा चला जाएगा, इसलिए बेहतर यह है कि 2 में बांट दें। कंक्लूजन का तीसरा पैराग्राफ हो जाएगा जिसमें आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि कैसे इवेंट खत्म हुआ, है ना भाई, कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है, या फिर सबने तालियां बजाई, या फिर चीफ गेस्ट ने एक स्पीच दी, है ना, जिसके अंदर कोट्स भी आप लिख सकते हैं कि भाई चीफ गेस्ट आए और उन्होंने कहा दोज हु वर्क हार्ड नेवर फेल, है ना, ऐसी कोई भी बात आप लिख सकते हैं। चीफ गेस्ट की स्पीच में से कुछ उठा लेंगे अपनी लाइन भरने के लिए, है ना। तो ये वाइंड अप कैसे हुआ, ये सब चीजें आप लिख देंगे और इसका क्या क्या लोगों का रिस्पॉन्स आया आप ये भी बता सकते हैं। तो ये रहा आपके लिए पहला एग्जाम्पल, इस पर नजर डाल लीजिए। और आपके पास टाइम है, ठीक है, 10 सेकंड के लिए आप मेरी वीडियो को इसको रोक दीजिएगा क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है। 10 सेकंड का मैं आपको टाइम दूंगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। 10 सेकंड पॉज करने के लिए है, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए और एक अपनी रिपोर्ट तैयार कर लीजिए इसको पढ़ के। जब आप रिपोर्ट तैयार कर लेंगे तो फिर मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा। जब मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा तो आप उस रिपोर्ट से इस वाली रिपोर्ट को मैच कर लेंगे और आप देख लेंगे कि आपने कितनी गलतियां की हैं, क्या कुछ आप और बेहतर कर सकते थे यार आप, या फिर आपने वाकई ही बढ़िया लिखा है। तो 10 सेकंड का टाइम है, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, इसको पढ़िए और अपनी रिपोर्ट बनाइए। गो फॉर इट। 150 से 200 वर्ड के लिए आपको रिपोर्ट लिखनी है स्कूल मैगजीन के लिए। आपका नाम अगर लड़के हैं तो करण लिख देंगे, लड़के हैं तो लड़की है तो करुणा लिख देंगे। 5 जून की बात है, ठीक है, 5 जून को ऑर्गेनाइज किया गया था क्या, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जहां पे स्कूल ने कंडक्ट की थी अलग अलग एक्टिविटीज और याद किया गया था। कमेमोरेट का मतलब क्या, याद किया गया था, इस डेट को मनाया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। जैसे हम कहते हैं ना कि दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन द कॉमेमोरेशन ऑफ द लॉर्ड रामा, लॉर्ड रामा के कॉमेमोरेशन में, मतलब उनकी याद में दिवाली मनाई जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसी रिपोर्ट आई है इसकी। तो इसकी रिपोर्ट है कुछ जिसकी तरह वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, बस भैया, या आप चाहें तो इसके आगे ये भी लिख सकते हैं सेलिब्रेशन ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, या फिर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा भाई, अब यहाँ पे क्या क्या हुआ है जरा देखते हैं। 5 जून की बात है, फिर आप कोई भी डेट डालेंगे, डेट आ गई और प्लेस आ गई, है ना भैया, डेट आ गई और प्लेस आ गई, मैगजीन में देना है। आर स्कूल, क्या नाम है स्कूल का, ये रहा स्कूल का नाम। ठीक है, एक चीज मैंने बताना भूल गया, ये आ गया तुम्हारा क्या, हेडलाइन, जिसे तुम टाइटल भी कहते हो। टाइटल, और फिर ये आ गया कि तुम्हारा बाय लाइन, मतलब रिपोर्टर का नाम करण भाई ने लिखी है। इसके बाद आपने डाल दिया डेट और फिर डाल दी प्लेस। प्लेस में आपने एग्जैक्ट प्लेस दे दी कि भैया कटक में उड़ीसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात हो रही है जिन्होंने बनाया एनवायरनमेंट डे। कब बनाया, अब आपने बता दिया भैया टाइम, 7 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक बनाया। ठीक है, टाइम आ गया। ऑन द स्कूल कैंपस, कहां पे, स्कूल कैंपस में, द एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफ द स्टेट वाई.एस. पात्रा इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन पुट अप बाय द एसएसटी डिपार्टमेंट। अब जो कितना बढ़िया तरीके से लिखा है, उसने बताया भी कि कहां से शुरू होता है भाई, कोई भी चीज शुरू होती है तो इनॉग्रेट होती है। तो उसने बताया कि एक बड़े आदमी का नाम लिख दिया अपने पास से कि जो भाई एजुकेशन मिनिस्टर है स्टेट के, वाई.एस. पात्रा, वो आए थे, उन्होंने इनॉग्रेट किया एग्जीबिशन को। और ये एग्जीबिशन कैसे लगाई गई, पुट अप बाय एसएसटी डिपार्टमेंट, सोशल साइंस या कुछ भी एसएसटी डिपार्टमेंट ने इसको करा, इसको ऑर्गेनाइज किया था, पूरी एग्जीबिशन लगी थी। एंड स्टूडेंट्स ऑफ द मिडिल स्कूल, और कुछ बच्चे भी थे मिडिल स्कूल के जिन्होंने इसमें हेल्प करी थी। देयर वर स्टॉल्स, सब जगह स्टॉल्स लगे हुए थे जो एग्जिबिट कर रहे थे, दिखा रहे थे वेरियस रिसाइकल्ड प्रोडक्ट,
बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जिनको रिसाइकिल कर लिया गया है, वेस्ट मैनेजमेंट के नए नए तरीके, ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल के मेथड और स्कीम, और ये अवेयरनेस बता रहे थे थ्रू पोस्टर, पोस्टर के थ्रू लोगों को अवेयर भी कर रहे थे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस भी थी, रोल प्लेस भी थे, है ना, रोल प्ले भी, रोल प्ले का मतलब है कि मान लो कोई जो है चिड़िया बन के दिखा रहा है, ठीक है, और वो कोई प्यास से मर के दिखा रहा है एनवायरमेंट के खराब होने की वजह से, कोई पेड़ है वो सूख के खड़ा है, दैट इज रोल प्लेस करे। तो सेंटर स्टेज ऑन द प्ले ग्राउंड यूज प्रिजर्व आवर एनवायरमेंट। तो इन्होंने क्या करा था, आप देखिए, आप टाइटल ये भी लिख सकते हैं, प्रिजर्व आवर एनवायरमेंट, ये भी लिख सकते हैं आप टाइटल, क्योंकि ये क्या है, जो सेंटर स्पेस था जहां पे मतलब द सेंटर स्टेज ऑन द प्लेग्राउंड यूज, उन्होंने यूज किया था, ये बैनर लगाया था एज अ थीम, ये थीम माना था उन्होंने किस चीज का, सॉन्ग्स का। जो सॉन्ग हुए थे वो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड थे, उन्हें प्रिजर्व करने की बात कर रहे थे, सारे डांस, सारे माइम्स, है ना, वन एक्ट प्ले। सैपलिंग, सैपलिंग्स का मतलब क्या होता है, स्मॉल प्लांट्स, छोटे छोटे पौधे थे जिनको जेनरसली का मतलब क्या होता है, काइंडली, खुले दिल के साथ, हम्बली, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया बच्चों में, लोगों में, ताकि अवेयरनेस आए, पौधे लगेंगे, एनवायरमेंट बेटर होगा। तो देखो सारी चीजें कितनी प्रैक्टिकल लॉजिकल है, और ये सब आप अपने पास से डाल सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि एनवायरमेंट डे पे क्या क्या होता है ना, तो क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड टू एनकरेज ट्री प्लांटेशन, जिससे ट्री प्लांटेशन बढ़े एट एन इंडिविजुअल लेवल, है ना, एक तो मास लेवल पे हम अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, पोस्टर्स लगा के, है ना, साथ ही साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चला के, डांस, सॉन्ग्स, माइम्स गा के उससे रिलेटेड, और साथ ही साथ हम एक चीज और करते हैं कि हम सैपलिंग, सैपलिंग्स का मतलब है छोटे छोटे पौधे, हमने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि वो उसे लगाएं कहीं पे, अपने घर पे, बाहर, घर के बाहर, या फिर स्कूल में ही कहीं बो दें, उन्हें लगा दें, जिससे क्या होगा, अवेयरनेस भी बढ़ेगी, ट्री प्लांटेशन भी बढ़ेगा, एनवायरमेंट भी बेटर होगा, और इंडिविजुअल लेवल पे हेल्प हो जाएगी। एक डिबेट भी लगी एंड रेसिटेशन कंपटीशन, डिबेट और रेसिटेशन कंपटीशन भी था, डिबेट कंपटीशन भी था, और रेसिटेशन का क्या मतलब होता है, जब आप रिसाइट करते हैं, पढ़ के सुनाते हैं, कंपटीशन था, वाज हेल्ड इंटर स्कूल लेवल, मतलब स्कूल लेवल पे हुआ था, कई सारे स्कूल से पार्टिसिपेट किया था। हमारे स्कूल को रनर अप ट्रॉफी मिली, है ना। अब अपने स्कूल को जितवा मत देना, उधर अच्छा सा नहीं लगता। रनर अप ट्रॉफी का मतलब है कि बस समझ लो जीत ही गया था, ठीक है, सेकंड आ गया विद, और वाइल जीकेपी स्कूल जो था उसे बेस्ट माना गया ऑलराउंडर हर चीज में। तो सेलिब्रेशन कम टू एन एंड विद अ वोट ऑफ थैंक्स बाय हेड मिस्ट्रेस। तो हमारी जो हेड मिस्ट्रेस थी वो आई और उन्होंने आगे क्या किया, वोट किया विद अ वोट ऑफ थैंक्स, ठीक है, उन्होंने थैंक्स बोला सबके लिए, और फिर यहाँ पे आपने नाम दे दिया इनका, सुंदरी लाल पाठक इनका नाम था। नेशनल एंथम गाया गया, हम सबने नेशनल एंथम गाया, और भाई इन्वॉल्व, ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये थी बड़ी आसान सी रिपोर्ट। क्या किया हमने, एक बार फिर से बताता हूँ, टाइटल आई, बाई लाइन आया, रिपोर्ट में पूरी WH फैमिली हमने भर दी, फिर अपने कुछ आइडियाज डाले, बढ़िया करके रिपोर्ट बना के आपको दे दी, और फिर एंडिंग कर दी, कंक्लूड कैसे किया नेशनल एंथम का, ठीक है। ये तो थी मैगजीन की रिपोर्ट, ये है न्यूज़पेपर की रिपोर्ट, नजर मार लो एक बार जल्दी से। देखो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में और मैगजीन की रिपोर्ट में ज्यादा फर्क नहीं है, तो अगर हमने मैगजीन की रिपोर्ट कर लिया तो न्यूज़पेपर की बना लेंगे, वही है, टाइटल देंगे जो कि एक्सप्रेसिव होगा और कंटेंट का रिपोर्ट होगा, तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बाय लाइन में नेम ऑफ द पर्सन आएगा अलोंग विद द डेजिग्नेशन के भैया हो कौन, क्यों, क्योंकि तुम दे रहे हो न्यूज़पेपर को, तो अगर न्यूज़पेपर को दोगे तो ये तो बताओगे कि कौन हो। जनरली क्वेश्चन में दी गिवन होता है, रिमेंबर यू आर नॉट सपोज टू मेंशन योर पर्सनल डिटेल्स इन द न्यूज़पेपर, तो आपको आंसर के अंदर अपनी पर्सनल डिटेल नहीं बतानी होती है। प्लेस एंड डेट ऑफ रिपोर्टिंग, प्लेस और डेट ऑफ रिपोर्टिंग भी जरूरी है, इट इज जनरली नॉट मेंशन्ड इन अ मैगजीन रिपोर्ट, सेपरेटली यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगी, है ना। देखो मैगजीन में मेंशन करो ना करो जरूरी नहीं है, पर यहाँ पे जरूरी है, प्लेस एंड डेट ऑफ रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डेट ऑफ रिपोर्टिंग तो वैसे भी नहीं होती मैगजीन में, लेकिन फिर भी मैंने कई जगह लिखी है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, न्यूज़पेपर में स्किप नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका एक ओपनिंग पैराग्राफ होता है जिसमें आप क्या करते हैं, हेडलाइन के बारे में थोड़ी डिटेल बता देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं
फायर इन 3 स्टार होटल। ठीक है, तो अब आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे भैया कौन सा 3 स्टार होटल था, है ना, कहाँ पे आग लगी, कितने लोग इंजर्ड हुए, ये आप पहले पैराग्राफ में बता देंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसी जो आपने बताया इसकी डिटेल देंगे। मतलब हेडलाइन में आपने सिर्फ एक लाइन में बता दिया कि भैया 3 सितारा होटल में लगी आग, फायर कॉज इन 3 स्टार होटल, बस बात खत्म। अब आप इसके नीचे क्या लिखेंगे, इसके नीचे अब आप लिखना शुरू करेंगे पहले पैराग्राफ में कि डेट डालेंगे, आपने डेट वेट डाली और आपने कहा कि भाई इस टाइम की, इस दिन की बात है, आग लग गई कहाँ पे, 5 स्टार होटल में या 3 स्टार होटल में, होटल कहाँ पे था, यहाँ पे था, इतने लोग मर गए और इतने इंजर्ड हो गए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आप इस सबकी डिटेल देंगे। कैसे डिटेल देंगे, फॉर एग्जाम्पल अब आप लिखेंगे कि सुबह 10 बजे का टाइम था, ठीक है, और बहुत तेज आग की लपटें दिखने लोगों को शुरू हुई, किसी ने फायर ब्रिगेड को फोन किया। ठीक है, तो पता चला, कितनी देर में पता चला कि वहां पे किसी ने जलता हुआ कोई सिगरेट फेंक दिया था, जिसकी वजह से कोई वायर जल गया, और वायर जलने की वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ खराब हो गया, या फिर क्या बोलते हैं उसको, यार वर्ड, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोक्यूटेड, इलेक्ट्रोक्यूटेड का मतलब है करंट लगना, जिससे 2 लोगों को करंट लग गया, उनकी उसी समय मौत हो गई और पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। फायर ब्रिगेड आई, फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने की कोशिश करी, है ना, और पुलिस को भी फोन किया गया। 2 घंटे तक, 1 घंटे तक या आधे घंटे तक अपने हिसाब से लिख दिएगा, ये काम चला, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, है ना, 2 गॉट इंजर्ड एंड 4 डाइड इन दी एक्सीडेंट। और फिर आप लिख देंगे, फिर उसके बाद आप कंक्लूजन लिख देंगे दैट अब हमें इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो वी शुड हैव फायर अलार्म्स systems and we must have all the offices and buildings must have proper fire security measures, and they must have fire extinguisher on almost every floor and on all exits, है ना, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो पहले आप इसमें ये आपने डिटेल दे दी, तो मैंने आपको कंक्लूडिंग पैराग्राफ तक डाल दिया। तो कंप्लीट अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन इट्स क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, जैसे मैंने आपको पूरी रिपोर्ट बताई। और दूसरा क्या है, विटनेस रिमार्क, जैसे मैंने बताया ना, लोगों ने देखा, उन्होंने बताया कि भाई आग लगी। कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आपने क्या लिखा कि एक्शन क्या देंगे, तो वही मैंने बोला कि भाई फायर एक्सटिंग्विशर्स ले लो, बाहर लगा दो, है ना, और जो और भी बहुत सारे जो आपके दिमाग में है आप लिख सकते हैं। जैसे आपने लिख दिया कि ये भी किया जा सकता है कि कुछ वाटर स्टोर करके रखना चाहिए, कुछ सैंड स्टोर करके रखना चाहिए, है ना, और भी बहुत सारे हम मेजर्स ले सकते हैं फायर को बुझाने के। ये लीजिएगा, रिपोर्ट लिखनी है आपको, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, 10 सेकंड का टाइम है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो हुआ क्या है, इन ऑर्डर टू रेज फंड्स फॉर द विक्टिम्स ऑफ अ रीसेंट अर्थक्वेक, तो आपके स्कूल ने एक कल्चरल नाइट ऑर्गेनाइज की है, जहां पे स्टूडेंट परफॉर्मेंस ऑफ योर स्कूल एंड दोस्त फ्रॉम नेबरहुड स्कूल्स प्रेजेंटेड वेरियस कलरफुल प्रोग्राम्स। तो बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम्स हुए, सॉन्ग्स हुए, डांस हुए, फैंसी ड्रेस शो हुए हैं। ठीक है, सलीम मर्चेंट जो है टॉप सिंगर है, देखो भाई इनका नाम अगर आया है तो लिखना जरूरी होगा रिपोर्ट में, है ना। ये कौन है, यहाँ पे मेड अ गेस्ट अपीयरेंस, चीफ गेस्ट होगा ये। तो आपको एक रिपोर्ट देनी है, टू कवर द प्रोग्राम राइट अ रिपोर्ट इन 100 and 150 वर्ड फॉर योर पेपर, मतलब न्यूज पेपर रिपोर्ट आपको लिखनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टाइटल डालेंगे। ओ, ये क्या हो गया, ठीक है, चलिए इसकी रिपोर्ट नहीं है, इसकी रिपोर्ट मैं आपके प्यार में बना देता हूँ, ये शायद मेरे से स्किप हो गई, ये वही वाली लग गई, पर कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट लिखना है, आप एक पहले बढ़िया सा टाइटल बनाएंगे, टाइटल मैं आपको यहीं पे बना के दे देता हूँ। क्या है ऑर्डर,
अच्छा, ये उसी की ही रिपोर्ट है बेसिकली, रीचिंग आउट के नाम से, यही मैंने दोबारा यूज कर लिया। तो रीचिंग आउट में क्या किया है ना, अब इसको आप रीचिंग आउट टू द विक्टिम्स, और ये मैंने आपको पूरी रिपोर्ट पीछे कराई ही थी, तो एग्जैक्टली आप इसे ऐसे ही देख लेंगे, इसमें कुछ है नहीं, एग्जैक्टली सेम है। अभी आगे हम और क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको बढ़िया आइडिया होगा। हाँ, ये चीज है, ये कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन है कहाँ पे, कि भाई रिपोर्ट मैगजीन वाली और न्यूज़पेपर वाली में क्या डिफरेंस है। दोनों में बाई लाइन आती है, दोनों में हेडिंग आती है, इसमें भी हेडिंग, इसमें भी हेडिंग, इसमें भी बाई लाइन, इसमें भी बाई लाइन। इसकी बाई लाइन में एक फर्क है कि यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन भी आता है, किसमें, न्यूज़पेपर में डेजिग्नेशन भी आएगा। इसमें ओपनिंग पैराग्राफ होता है आपका, इसमें आप डेट और टाइम प्लेस सबसे पहले मेंशन कर देते हैं, ये एक अलग चीज है। अकाउंट ऑफ द इवेंट भी देंगे, ओपनिंग पैराग्राफ भी देंगे आप इसमें। अकाउंट ऑफ द इवेंट का क्या मतलब है, मैगजीन की रिपोर्ट में अकाउंट ऑफ द इवेंट के इवेंट क्या था, और यहाँ पे आप ओपनिंग पैराग्राफ में ही सब कुछ बता देंगे। पहले ओपनिंग पैराग्राफ होगा, फिर अकाउंट ऑफ द इवेंट होगा, है ना। तो ये पैराग्राफ 1 होगा, ये पैराग्राफ 2 होगा, इसमें ये ही पैराग्राफ 1 होगा। ओपनिंग पैराग्राफ यहां से शुरू होगा डेट के बाद, ठीक है। इसके बाद इसमें सीधे कंक्लूजन आ जाएगा तीसरे पैराग्राफ में, लेकिन यहाँ पे अकाउंट ऑफ द डिटेल आ जाएगी सेकंड पैराग्राफ में, और फिर तीसरे में आप इसे कंक्लूड करेंगे, ठीक है। बस ये बहुत आसान है। अच्छा, अब इसे जरा ध्यान से देखिए, 10 सेकंड का टाइम है, फिर एक रिपोर्ट बनाते हैं बढ़िया सी। आप रमेश या रानी हैं, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, कहाँ के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़ के। लास्ट मंडे एक इंटर स्कूल 20 ओवर का क्रिकेट मैच हुआ, मैच वॉज प्लेड ऑन योर स्कूल ग्राउंड, जो आपके स्कूल ग्राउंड में खेला गया। राइट अ रिपोर्ट, आप एक रिपोर्ट लिखेंगे 125 वर्ड्स में, इसके बारे में, मैच के बारे में, ठीक है। तो हियर वी गो, आपने क्या लिखा, इंटर स्कूल 20 ओवर क्रिकेट मैच, ये आपकी क्या हो गई, हेडिंग। मैगजीन में जा रही है भैया रिपोर्ट, क्या किसने लिखी है, रमेश, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। ये क्या हो गया आपका, ये आपका डेजिग्नेशन के साथ आया है, तो इसका मतलब हो गया, ये आपकी हो गई बाई लाइन, और ये बाई लाइन किसके साथ है, डेजिग्नेशन के साथ, ठीक है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट हो गई है। तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़ 17 जनवरी, यहां पे सबसे पहले आपने डेट डाल दी, न्यूज़पेपर रिपोर्ट हो गई। लास्ट मंडे एन इंटर स्कूल 2020 ओवर क्रिकेट मैच प्लेड इन अ स्कूल ग्राउंड बिटवीन केंद्रीय विद्यालय सेक्टर, अच्छा आप देखो इसने आर स्कूल ग्राउंड कहा है, ठीक है। तो आप इसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं है कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट जानी है आपकी, या फिर आपकी जो है मैगजीन में जानी है। तो क्योंकि आर आपने आर करके बनाया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, ये आपकी मैगजीन की रिपोर्ट हो जाएगी, क्योंकि आप आर माइन ये मैगजीन में ही यूज कर सकते हैं। इन हर स्कूल ग्राउंड बिटवीन केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 4 एंड सेंट्रल स्कूल, क्रिकेट के बीच में मैच हुआ, आपने ये बता दिया, कहां पे मैच हुआ ये बता दिया। सबसे ज्यादा थ्रिलिंग मैच था, अब आपने इसमें डिटेल डालना शुरू करी। अब यहां से पैराग्राफ आप बदल सकते थे, यहां से लिख सकते थे इसे, और बेटर होता कि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग मैचेस that we all had seen as the winner was decided only after the last ball of the match had been bowled, है ना। तो ये आपने डिटेल दे दी, बढ़िया थ्रिलिंग एक्सपीरियंस भी बता दिया। केंद्रीय विद्यालय वन द टॉस, अब आप डिटेल बता रहे हैं मैच की। केंद्रीय विद्यालय ने टॉस जीता और चूज टू बैट, टारगेट उन्होंने बताया 130 रन 20 ओवर में फॉर द अपोजिशन टीम हु बीट देम इन द लास्ट बॉल ऑफ द मैच, तो उन्होंने आखिरी बॉल पे उन्हें हरा दिया मैच बाय हिटिंग अ बाउंड्री विच टुक स्कोर टू 131 रन्स, है ना। एक बाउंड्री मारी, 127 रन थे और लास्ट बॉल पे 4 रन चाहिए थे, 4 मार दिए गए। सर्टेन स्कूल सेंट्रल स्कूल हैड टू मेक 10 रन्स इन द लास्ट 2 बॉल,
तो लास्ट 2 बॉल्स में 10 रन चाहिए थे ऑर्डर के लिए। तो देयर स्टार बैट्समैन ABC, अब तुम कुछ भी स्टार बैट्समैन का कुछ भी नाम लिख दो, कोहली, विराट, कुछ भी, स्कोर्ड अ 6 फॉलोड बाय अ फैंटास्टिक बाउंड्री। तो उसने क्या करा, छक्का मार दिया भाई फैंटास्टिक बाउंड्री के साथ, टू टेक हिज टीम टू विक्ट्री, है ना, वो जीत गए, तो छक्का मार के जिताया। इट वाज अ ग्रेट मैच टू विन, नील बाइटिंग एक्सपीरियंस, है ना, नील बाइटिंग फिनिश, एंड ऑल स्पेक्टेटर्स प्रेजेंट देयर प्रोबेबली एंजॉयड वाचिंग इट। सबको मजा आया, लॉजिकल और प्रैक्टिकल आपने रिपोर्ट बना दी। बस छक्के चौके थोड़ा ज्यादा लगा दिए, थोड़ा कम कर सकते थे आप, ये भी कह सकते थे लास्ट ओवर में 10 रन चाहिए थे, ठीक है, 4 बॉल खाली निकल गई, ठीक है, ऐसा करके ये बना सकते थे। अभी तो आपके ऊपर है, आप कितना ऐसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। खैर रिपोर्ट आपकी तैयार हो गई। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक बार नजर डालिए जल्दी से, बहुत तेज। अब भैया न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, द हिंदू के लिए लिखनी है, तमीज से, बढ़िया न्यूज़पेपर है तो अच्छी रिपोर्ट लिखनी है। किसके बारे में, इंडोर जिम्नेजियम के बारे में है, जिसे बनाया जा रहा है, इनॉग्रेट करा जाएगा एपीजे इंटरनेशनल स्कूल में गोवा में। तो आइए, स्टेट ऑफ द आर्ट जिम्नेजियम इनॉग्रेशन, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट दी हिंदू। ठीक है, आपने पूरा ऐसे ही उतार दिया इसे, ठीक है। अब आपने डाली डेट 7 अगस्त गोवा, an indoor gymnasium which had been under construction for the past few months was inaugurated। तो अब यहाँ पे एक दिन में तो बनेगा नहीं, बहुत जमाने से बन रहा होगा, तो राइटर ने क्या किया, अपना आइडिया यूज किया और इसे ऐसे प्रेजेंट कर दिया कि कई दिन से बन रहा। हेल्थ मिनिस्टर का नाम ले दिया कि भाई ये श्री SD फिलिप्स हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया द फुल्ली इक्विप्ड एयर कंडीशन जिम्नेजियम यस्टरडे इन द प्रेजेंस ऑफ द स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। अब यहाँ पे आपने डिटेल देना शुरू कर दी। इन हिज इनॉग्रल स्पीच, अब ये जो भी इनकी इनॉग्रेशन स्पीच थी, द मिनिस्टर स्ट्रेस्ड, मैंने आपको बताया था ना, एक आध कोटेशन निकाल लेंगे, कोई पॉइंट निकाल लेंगे आप चीफ गेस्ट की स्पीच में से, तो ये वही है। इन हिज इनॉग्रल स्पीच द मिनिस्टर स्ट्रेस्ड अपॉन द नीड ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग अ रेगुलर वर्कआउट रिजाइम इन टुडेज। तो उन्होंने बताया कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है आजकल वर्कआउट करना, स्ट्रेस वाली लाइफ है, वर्कआउट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द जिम्नेजियम कंबाइंस इनोवेटिव अर्ली फिजिकल एजुकेशन, उन्होंने ये भी कहा कि भाई फिजिकल एजुकेशन को जल्दी ही से जल्दी ही लोगों तक, बच्चों तक पहुंचा देना चाहिए। प्री जिम्नास्टिक क्लासेस भी विद आर्ट ऑफ द विद स्टेट ऑफ द आर्ट फिटनेस इक्विपमेंट एंड अदर फैसिलिटीज। तो ये क्लासेस भी दे रहे हैं जिम्नास्टिक की। तो स्टेट ऑफ आर्ट, ये क्या लिखा है, ये उन्होंने हेडिंग डाल दी, ये नाम लिख दिया जिम्नेजियम का, ये खुल गया जिम्नाजियम इनॉग्रेशन। जिम्नेजियम का क्या नाम है, स्टेट ऑफ द आर्ट जिम्नेजियम इनॉग्रेशन। आगे क्या है, सच इनिशिएटिव एम्पावर, ताकत देते हैं किसको, ये मजबूत करते हैं स्कूल के बच्चों को, बाय हेल्पिंग देम टू एक्वायर द नेसेसरी स्किल्स, कॉन्फिडेंस आ जाता है, पॉजिटिव इमेज आ जाती है, और वो हेल्दी यंग एडल्ट्स बन जाते हैं। तो ये आपकी आराम से रिपोर्ट 150 वर्ड की बेहतरीन बन गई है ना। इस तरीके से आपको रिपोर्ट बनानी। एक और बनाइए फटाफट, मैंने कहा था ना प्रैक्टिस कराऊंगा, 10-10 सेकंड में तो बन रही है, जल्दी जल्दी बना दो, अभी एक चैप्टर और है भाई तुम्हारा। ट्रैफिक पुलिस हैज लॉन्च ए स्पेशल ड्राइव अगेंस्ट पोल्यूशन कॉजिंग व्हीकल्स, ठीक है। तो दिस हैज लेड टू ट्रैफिक जैम्स, इससे जैम लग गए हैं बहुत सारे। क्राउड्स एट इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शंस, राइट अ रिपोर्ट 100 to 125 वर्ड्स, जो पब्लिश होनी है न्यूज़पेपर में। आपका नाम है प्रिंस या प्रिया, MG रोड के। अब देखो ये एक ऐसी दिक्कत है जो कि जनरल मासेस को बतानी है, डिफाइंड रीडर नहीं है इसका, जनरल मासेस के लिए है, ठीक है। और ये है आपका होमवर्क, इसको बनाने के लिए मैं आपकी पूरी मदद करता हूं, ठीक है। आप इसमें कोई भी हेडलाइन अपने हिसाब से दे देंगे, एक मैं दे देता हूं पर वो मेरी वाली कोई यूज नहीं करेगा, अपनी हेडलाइन अपने आप बनाओगे। ड्राइव ऐसे लिख सकते हैं आप एक लाइन में,
ड्राइव अगेंस्ट पोल्यूशन, कॉमा लगा के, पब्लिक लेड टू मोर ट्रैफिक, ऐसा कुछ करके आपने बना लिया एक लाइन अच्छे से सोच के। मैंने तो फटाफट बनाई है, आप थोड़ा इसे 1 मिनट सोच के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और फिर उसके बाद आप इसके में बाय लाइन लिख देंगे, बाय जो भी नाम है और डेजिग्नेशन आपका वो आ जाएगा। और डेजिग्नेशन के बाद आप क्या करेंगे, डेट डालेंगे। डेट डालने के बाद पैराग्राफ ओपनिंग से स्टार्ट कर देंगे। एक और क्वेश्चन है जो होमवर्क के लिए है, इसका मैं आपको ना ही कोई बायलाइन बताऊंगा ना ही हेडिंग बताऊंगा, बस इसे देख लीजिए 10 सेकंड के अंदर, इसे नोट कर लीजिएगा। और फिर हम करने जा रहे हैं हमारा अगला पड़ाव। चलिए जल्दी से फटाफट, ये आपका होमवर्क है, इसको नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। लेटर राइटिंग। देखो भाई, जब भी तुम किसी जॉब के लिए जाते हो वो तुमसे 2 चीजें मांगता है, एक तो रेज्यूमे और एक लेटर ऑफ एप्लीकेशन, जिसमें देखो रेज्यूमे में तुम्हारी टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन होती है, लेटर में तुम अपने इमोशंस भी बढ़िया करके डाल सकते हो। तुम बता सकते हो कि तुम कितने स्ट्रांग कैंडिडेट हो, है ना, तुम कितना बढ़िया कर सकते हो। तो ये दोनों चीजें अच्छी कंपनीज में साथ में जाती है। ये आप सीख लो, आज आपके एग्जाम में आ रही है, कल आपके जीवन में इससे आपको बार बार जरूरत पड़ेगी, ना। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी मुझे फोन करते हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेटर ऑफ एप्लीकेशन मुझसे आज भी लिखवाते हैं। ठीक है, चलिए। So employment application means the letter application for getting a job. It is the primary means of introducing the job seeker to the employer. Through the job application, job seeker offers his or her labor and service for a return. Therefore, the application for employment acts as a personal advertisement. तो ये किसकी तरह होती है, पर्सनल एडवर्टीजमेंट की तरह होती है, क्योंकि आप अपने आप के बारे में बता रहे होते हैं। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन अपील फॉर द जॉब अलोंग विद द जॉब सीकर पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा का क्या मतलब है कि आप अपने बारे में नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन वगैरह सब चीजें इसमें बताइए। ये बहुत आसान होती है। देखिए, साथ ही साथ दूसरी चीज क्या होती है, बायोडेटा। बायोडेटा जिसे आप रेज्यूमे भी कहते हैं, बायोडेटा इसको आप रेज्यूमे भी कहते हैं। और एक होता है ये करिकुलम वाइटे। अब ये करिकुलम वाइटे क्या होता है, ये जब आप पहली बार बनाते हैं, बायोडेटा और करिकुलम वाइटे एक ही चीज होती है। रेज्यूमे का मतलब होता है कि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, काम कर रहे थे, तो ये बहुत कोई बड़ी चीज नहीं होती है, ना आपकी जानने की चीजें बहुत ज्यादा। बायोडेटा है, रेज्यूमे आए, करिकुलम वाइटे है, आपको तो ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल आप इसमें लिखेंगे, एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है इसका, उसी फॉर्मेट के हिसाब से जाएंगे। 4 पार्ट में है ये। पर्सनल डिटेल लिखेंगे अपनी, कि भाई अपना नाम वगैरह लिखेंगे, क्वालिफिकेशंस लिखेंगे, एक्सपीरियंस लिखेंगे, रेफरेंसेस लिखेंगे। ठीक है, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जॉब लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर जॉब, एप्लीकेशन फॉर जॉब्स आर रिटन इन अ वेरी फॉर्मल, प्रिसाइज टू द पॉइंट मैनर, है ना, बहुत ही फॉर्मल तरीके से, शॉर्ट तरीके से और पॉइंट मैनर पे, ना, टू द पॉइंट मैनर में लिखी जाती है। एप्लीकेंट को क्या करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है एप्लीकेशन पे और एक्सपीरियंस पे। बायोडेटा जो आप लिखेंगे, तो देखिए इसको आप बस एक नजर मार लीजिए, जिसमें सारा खेल फॉर्मेट का है। एप्लीकेशन बहुत आसान होती है, जो आप फॉर्मेट में लिखते हैं, जो आप बायोडेटा में लिखते हैं, बस उसी चीज को सेंटेंसेस में आपको एप्लीकेशन में लिखना होता है, ऐसे याद रखिए। ठीक है, इट इंक्लूड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कैंडिडेट, जैसे उसका नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी, एड्रेस आ जाएगा कैंडिडेट का, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी, अगर उसने कुछ प्रोफेशनल करा है जैसे C++, जावा कुछ सीखा है, एक्सपीरियंस लेटर, हॉबीज, मैरिटल स्टेटस, सैलरी एक्सपेक्टेड, रेफरेंसेस, ये सारी चीजें आप उसमें लिख सकते हैं एप्लीकेशन में, है ना। और फॉरवर्डिंग लेटर हैज द सेम फॉर्मेट एज एन ऑफिशियल लेटर। तो देखिए, जॉब एप्लीकेशन के लिए जा रहे हैं तो वो लेटर हमेशा कैसा होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर्मल या ऑफिशियल लेटर जो आप लिखते हैं, है ना, वो वैसा होगा, ऑफिशियल फॉर्मेट होगा उसका। ठीक है, और आपकी इंफॉर्मेशन जो पर्सनल है वो डिटेल में दी जाएगी, मतलब डिटेल में दी जाएगी, नाम, डेट ऑफ बर्थ सब आएगा, क्योंकि जब कोई किसी को नौकरी पे रखता है सारी चीजें जानता है, सिंपल है।
करियर ऑब्जेक्टिव भी लिखेंगे कि आप इसी कंपनी में क्यों आना चाहते हैं, आगे आपने क्या सोच रखा है। बायोडाटा या करिकुलम वाइटे सीवी इज रिटन इन एन स्टैंडर्डाइज फॉर्म ना, उसका फॉर्मेट मैं आपको आज ही दे दूंगा, उस फॉर्मेट में आप रिज्यूमे अपने क्लास में देकर आएंगे, मतलब एग्जाम में देकर आएंगे। पर्सनैलिटी, अब देखो फॉरवर्डिंग लेटर जो होता है ना या फिर जॉब एप्लीकेशन लेटर, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी दर्शाता है। रेज्यूमे तो तुमने जीमेल से देख के बना लिया, पर यहाँ पे जो तुम लिखोगे तो ये माना जाता है तुम्हारे खुद के सेंटेंसेस होंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए पोलाइट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बढ़िया तरीके से लिखना होना चाहिए, ठीक है। इसे आप कवर लेटर भी कहते हैं, एप्लीकेशन लेटर भी कहते हैं, जॉब एप्लीकेशन भी कहते हैं, है ना। तो जॉब एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, जॉब एप्लीकेशन लेटर भी बोलते हैं इसे, टू पार्ट्स, द कवरिंग लेटर, अपील और बायोडाटा, तो यही दो चीजें। फॉर्मल लेटर की तरह होता है ये, मैंने पहले भी बताया बिल्कुल, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। एक बार फॉर्मेट देखोगे, एक कवर लेटर देखोगे, सारे समझ आ जाएंगे। सबसे पहले आपको इससे सेंटर से, मतलब इधर से आप शुरू करते हैं, जो भेजने वाला है सबसे पहले उसका एड्रेस आ जाता है, सेंडर का एड्रेस, जैसे हमेशा हम फॉर्मल लेटर में लिखते हैं, मैंने आपको पहले भी सिखाया है ना। द सेंडर्स एड्रेस इज फॉलोड बाय द डेट जस्ट बिलो इट, इसके बिल्कुल नीचे डेट आ जाएगी और डेट के बाद रिसीवर का एड्रेस, है ना। पहले सेंडर का एड्रेस, फिर डेट और फिर रिसीवर का एड्रेस हमेशा इस पे आ जाएगा। तो याद रखिए आपको क्या चीजें देनी है, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, फिर डेट और फिर रिसीवर का एड्रेस, ये तीनों चीजें आप वन बाय वन इसमें लिख देंगे, ये इसका मेन फॉर्मेट है, और फिर आप इसे शुरू कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको एक लाइन में सब्जेक्ट लिखना होगा कि भाई एप्लीकेशन फॉर द जॉब या फिर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जॉब का नाम, तो आप सब्जेक्ट लिख देंगे, है ना। और सब्जेक्ट लिखने के बाद सैल्यूटेशन, एक बार मैं आपको छोटा सा बना के दिखा देता हूं। सबसे पहले जैसे मैंने लिखा 10/B 134 केशवपुरम दिल्ली 110034, ठीक है। अब आप यहां पे डाल देंगे डेट, ठीक है भाई। डेट के बाद आप रिसीवर का एड्रेस डालेंगे, ठीक है, 102/A (135) कुछ भी लिख दिया आपने, शांति निकेतन दिल्ली 110012 फॉर एग्जाम्पल। तो ये आपका आ गया सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, फिर डेट और फिर ये आपका रिसीवर का एड्रेस। इसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को कर देंगे अंडरलाइन। सब्जेक्ट एक ही होगा, एप्लीकेशन फॉर द जॉब, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो पोस्ट आई है ऐसे करके आप लिख देंगे, और फिर रिस्पेक्टेड सर करके स्टार्ट कर देंगे। सैल्यूटेशन कैसा रहेगा, दिस इज वेयर यू ग्रीट द पर्सन यू आर एड्रेसिंग द लेटर टू, बियर इन माइंड दैट इट इज अ फॉर्मल लेटर, तो द ग्रीटिंग मस्ट बी रिस्पेक्टफुल, प्यार से करेंगे आप, रिस्पेक्टफुल एंड नॉट टू पर्सनल, बहुत पर्सनल नहीं होना चाहिए, डियर सर का इस्तेमाल नहीं करिएगा, है ना। तो सर, मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। फिर बॉडी को आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले पार्ट, बॉडी का मतलब है मैटर, मुद्दा, मैटर, तो इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट, पहला जो पैराग्राफ होगा उसमें आप बताएंगे कि आपको इस जॉब के बारे में पता कहां से चला, तो एडवर्टाइजमेंट का नंबर देंगे, एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताएंगे, ठीक है। दूसरी पैराग्राफ में आप बताएंगे कि भाई तुम क्यों लायक समझते हो अपने आप को इस जॉब के लिए, तो तुम बताओगे कि तुम्हारे अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या तुमने किया है, और तुम्हें क्यों लगता है कि तुम इस जॉब के लिए निपुण हो। और फिर लास्ट पैराग्राफ में तुम एक रिक्वेस्ट कर दोगे, भाई साहब देखो बड़ी मेहनत से हिसाब काम किया है, मतलब मैं आपकी कंपनी की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ा मन है मेरे आपकी कंपनी में आने का, और मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ आपकी कंपनी को लेके, तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स की आशा कर रहा हूँ, ऐसे करके आप इसे एंड कर देंगे, है ना। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, सिंपल हो गया। हाँ भाई, ये बात मैं आपको अभी पहले बता चुका हूँ। पहले पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, बॉडी ऑफ द लेटर मेंशनिंग द सोर्स फ्रॉम वेयर यू नो अबाउट द जॉब, जहां से तुम्हें जॉब के बारे में पता चला, भाई न्यूज़पेपर में आया था, मैगजीन में आया था, किसी दोस्त ने बताया, ये सब। फिर पैराग्राफ 2 में क्या लिखोगे, तुम्हें बताना है, ऑफर करना है अपना कैंडिडेचर के तुम किस लायक हो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन, तुम्हारे अचीवमेंट्स, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस,
तुम्हारी स्ट्रेंथ अपने वर्ड्स में लिखोगे और शुड बी एन आंसर टू द क्वेश्चन हाउ आर यू दी परफेक्ट। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखोगे। जब भी तुम कंफ्यूज हो जाओगे सेकंड पैराग्राफ में, तो तुम्हें हमेशा ये सोचना है कि तुम परफेक्ट कैसे हो इस जॉब के लिए। लास्ट पैराग्राफ में तुम क्या करोगे, तुम एक रेफरेंस दे दोगे, फोटोग्राफ बायोडाटा के बारे में बता दोगे कि भाई ये मैंने अटैच कर दिया है और भाई साहब मुझे रख लेना, है ना। अदर डिटेल दे दोगे डॉक्यूमेंट्स की जो भी तुमने दिए हैं, है ना। मतलब तीसरे में डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा तुम्हारा कि तुम कह दोगे आई हैव अटैच्ड अ कॉपी ऑफ माय resume and 2 recent photographs and I am looking forward to having a positive response from you. You can also appeal one-on-one interview, one-on-one interview के लिए भी कह सकते हो कि भाई अगर आपको मेरा सब पसंद आए तो बुलाइए one-on-one इंटरव्यू के लिए। एंड ऑफ द बॉडी एंड प्रोमिसिंग नोट, लुकिंग फॉरवर्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है भाई, ये आप लिख सकते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स या टू अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में आपको बता चुका हूं, जब आप लिखेंगे लास्ट में लेटर के तो आप हमेशा, क्योंकि फॉर्मल है ये, तो योर्स फेथफुली, है ना, या फिर योर्स ट्रूली भी कर सकते हैं, है ना आप, या फिर योर्स सिंसियरली भी कर सकते हैं। सबसे बढ़िया ये दोनों ही। उसके बाद आप सिग्नेचर लिख देंगे और ब्लॉक लेटर्स में आपका नाम आएगा, मतलब कैपिटल लेटर्स में। पहले सिग्नेचर, फाइनली यू साइन योर नेम एंड देन राइट द नेम। तो आप पहले जैसे ठीक है भाई, तो सिग्नेचर और सिग्नेचर के साथ नाम आ जाएंगे। इसके बाद मेंशन द नेम गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, है ना, और अपनी पर्सनल डिटेल आप नहीं देंगे। चलिए अब बायोडाटा समझ लीजिए, दोनों चीजें साथ में करा दूंगा। 15 मिनट की और क्लास है ना। मैं खुद कोशिश करता हूं क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो मेरा लेक्चर कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको डिलीवर करे, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, बायोडाटा इसके साथ लगाते हैं, हेडिंग डालते हैं इसकी, एनक्लोजर्स जो आपने साथ में लगाया है, चिपकाया है साथ में, डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसमें, या किसी ने आपके बारे में कुछ अच्छा भी कहा होगा है, कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो सब आप लगा देंगे कवर लेटर के साथ। ठीक है, तो फोटोग्राफ, बायोडाटा, सीवी, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें, ये तो आपको पता ही है। घर में भैया कितने सारे लोग हैं जॉब के लिए जाते हैं, तो बायोडाटा लेके जाते हैं इन सारी चीजों के साथ। तो बायोडाटा का फॉर्मेट क्या है, वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पर्सनल डिटेल भी है उसमें, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, रेफरेंसेस है। हमेशा बायोडाटा में ये 4 चीजें मैंडेटरी हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यही आएगा बस, इसके अलावा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस भी हैं, इसके अलावा सर्टिफिकेट्स भी हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये 4 मस्ट है, या बाकी सारी चीजें इन्हीं की सब हेडिंग है ना। तो भाई देखो, ये है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। बायोडाटा आ गया, आपका नाम आ गया, ठीक है, बायोडाटा की आपने हेडिंग डाल दी, नाम आ गया, फादर्स नेम, है ना, ये आपकी हो गई। यहां तक एज, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये हो गई आपकी पर्सनल डिटेल सारी की सारी, मैरिटल स्टेटस और क्वालिफिकेशन। दूसरी बात, जब भी आप अपनी क्वालिफिकेशन लिखेंगे तो टेबल फॉर्मेट में लिखेंगे, टैब्यूलर फॉर्मेट में लिखेंगे, तो वो हमेशा ज्यादा बढ़िया मानी जाती है। देखिए ना, क्वालिफिकेशन मस्ट बी रिटन टैब्यूलर फॉर्मेट विद द अबव मेंशन्ड है। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है ना। इसी फॉर्मेट में जाएगा आपका। ऐसा नहीं कि तुमने नेम के बाद एड्रेस डाल दिया, कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया, नेम, फादर्स नेम, आप इसे ऐसे ही लिखेंगे तो ये परफेक्ट फॉर्मेट है ना भाई। इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, जब आपने ये सारी चीजें लिख दी क्वालिफिकेशंस के बाद, अब आप लिख देंगे आपने वर्क एक्सपीरियंस अगर कहीं पे काम किया है, ठीक है, अचीवमेंट्स आपके क्या क्या है, लैंग्वेज क्या आती है, स्किल्स, वीकनेसेस, हॉबीज, रेफरेंसेस, आप इसे, अच्छा डिक्लेरेशन आप इसमें नहीं लिखेंगे, मैं ये कटवा रहा हूं, आप याद रखिएगा। ये मैं लिख के भी इसलिए लेके आया हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिक्लेरेशन अपने पास से लिख देते हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। डिक्लेरेशन आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ठीक है, डेट डालेंगे, प्लेस डालेंगे, नाम और सिग्नेचर कर देंगे, याद रखिएगा। आइए कुछ बनाकर देखते हैं। देखिए ये है फॉर्मेट जॉब एप्लीकेशन का। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा क्या, रेज्यूमे का फॉर्मेट। तो कैंडिडेट का नेम आपको लिखना है सबसे पहले कि कैंडिडेट का क्या नाम है, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर। ये जॉब की एप्लीकेशन है आपकी, लेटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जॉब, ठीक है। तो यहां पे आपने अपना नाम लिख दिया, आपका एड्रेस आ गया, मतलब सेंडर का जो मैंने आपको बताया, ठीक है, सेंडर का। इसके बाद आ गई आपकी डेट। अब यहां पे जो रिसीवर है आप उसका डाल सकते हैं अगर आपके पास है, और अगर आपने ईमेल किया है
ठीक है, तो आप ये बाहर भी आ जाएगा उसको, है ना, या फिर एनवेलप पे भी आ जाएगा। तो जॉब एप्लीकेशन लेटर फॉर द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो पोजीशन है वो आप लिख देंगे। मिस्टर एंड मिसेस करके आपने लिखा, मेंशन वेयर यू सॉ द जॉब, है ना, ये फॉर्मेट है। राइट सम ऑफ योर क्वालिफिकेशन, यहाँ पे क्वालिफिकेशन, इस फॉर्मेट की फोटो ले लीजिएगा और इसको हमेशा याद रखिए, है ना। फिर आप बताएंगे पास्ट एक्सपीरियंस, अपने एम्फेसाइज करेंगे अपनी पर्सनालिटी के बारे में, स्किल्स के बारे में, अपने इंटरेस्ट बनाएंगे। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो आपको जॉब दे रहा है, आपका बॉस समझ लीजिए, होने वाला बॉस, ठीक है। इंफॉर्मेशन देंगे, योर सिंसियरली, कैंडिडेट के सिग्नेचर और फिर नेम, जो मैंने आपको करके दिखाया। तो ये है फॉर्मेट, बड़ा आसान सा है ना। और बायोडेटा आपका कुछ इस तरह का होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसका? बायोडेटा का। नाम क्या है? हुसैन अली खान, रजा अली खान पापा का नाम, पैदा हुए थे इस डेट को, एड्रेस रहा ये, है कौन? इंडियन। नेशनैलिटी के बाद आपने डाल दी एजुकेशन। तो यहाँ पे एक गलती इन्होंने करी है कि टैब्यूलर फॉर्म में नहीं दी है ना। तो बेटर ये है कि आप टैब्यूलर फॉर्म में बनाएंगे, टेबल फॉर्मेट में बनाएंगे, है ना। ये बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, इसके नंबर कट जाते हैं। तो आप इसे हमेशा टेबल फॉर्मेट में बनाएंगे। जो भी चीज मैं लिख के आता हूँ और लेके आता हूँ, उसे काटता हूँ, उसका एक पर्पस होता है, क्या? कि आपको वो कटी हुई दिख जाए और समझ आ जाए, ये नहीं करना है। एक्सपीरियंस में कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं। और रेफरेंसेस में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, रेफरेंस और टेस्टिमोनियल का मतलब होता है किसी ने आपको रेफर किया है, आपकी तारीफ कही है, आपका जान पहचान वाला है, ठीक है, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। ये देखिए रेज्यूमे, ये एकदम बढ़िया रेज्यूमे है। आप रेज्यूमे इस तरीके से बनाएंगे, नेम आ गया, पापा का नाम, एड्रेस, ईमेल, फोन, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसे? टैबुलर फॉर्म में, है ना। ये देखो टैबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में। कैसे आपने लिखा? एग्जामिनेशन, बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज कितनी आई। तो यहां पे आपने डाल दिया क्या? एग्जाम कौन सा था, बोर्ड कौन सा था, साल कौन सा था, परसेंटेज कितनी थी। एग्जाम कौन सा था, बोर्ड कौन सा था, साल कौन सा था, परसेंटेज कितनी थी, है ना। फिर ग्रेजुएशन के लिए बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज, सिंपल। इसके बाद आप डाल देंगे कि भाई मुझे कंप्यूटर की भी नॉलेज है, नेशनैलिटी मेरी इंडियन है, जेंडर है मेरा मेल, कास्ट आपने डाल दी अपनी, मैरिटल स्टेटस डाल दिया, रिलीजन डाल दिया, लैंग्वेज इज नोन, हॉबी, एक्सपीरियंस। और आप देखेंगे इसमें डिक्लेरेशन नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डिक्लेरेशन लिख देते हैं, जो कि गलत है। ये वैसे भी नहीं लिखना चाहिए, ये गलत होता है, ठीक है। डेट प्लेस डाल के आप सिग्नेचर कर देंगे और अपना नाम लिख देंगे। ये हो गया रेज्यूमे। भैया फटाफट एग्जाम्पल 1 बना दो, 10 मिनट का, 10 सेकंड का टाइम, पॉज करके। तो सबसे पहले हम लेटर लिखेंगे 125 से 150 वर्ड का, उसके बाद बायोडेटा की बात करेंगे। तो ये लिखा हमने लेटर, यहां पे हमने दिल दिया पहले अपने बारे में, 16 TT नगर भोपाल, डेट आ गई, और ये कौन आ गया? सेंडर, डेट, रिसीवर। इसके बाद यहां पे ये गलती नहीं करनी है, पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्यों करेंगे? अंडरलाइन, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, सब्जेक्ट को लिख के अंडरलाइन करेंगे, और फिर इसके बाद लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या सर, और लगाएंगे कॉमा। अब आप पहले पैराग्राफ में बताएंगे कि आपको पता कहां से चला जॉब के बारे में। तो आप बताएंगे एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ था हिंदुस्तान टाइम्स में, डेट थी ये। अब याद रखिएगा ये वाली डेट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये पुरानी होनी चाहिए, ये उसके बाद की होनी चाहिए, है ना। क्योंकि पहले आप लेटर लिख दोगे, पहले एडवर्टाइजमेंट देखोगे, तो पहले एडवर्टाइजमेंट देखोगे, तो ये वाली डेट पुरानी होनी चाहिए। और फिर आप बताओगे कि भैया मैं आपके यहाँ जॉब चाहता हूँ। इसके बाद आप नीचे अपने बारे में बताना शुरू कर दोगे। आई फुलफिल द कंडीशन लेड डाउन इन योर एडवर्टाइजमेंट, है ना। तुमने बता दिया कि भाई मैंने MBA किया है मार्केटिंग मैनेजमेंट में पूना यूनिवर्सिटी से, 90% नंबर भी ले आया हूँ, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है मुझे इस एंटरप्राइज में, मुंबई में मैं काम करता हूं। यहाँ पे अब मैंने, यहाँ पे आप अगला पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं जो इन्होंने नहीं किया है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? चेंज पैरा, पैरा चेंज कर देंगे। एनक्लोज हियर द बायोडेटा, फोटोग्राफ, सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल्स फॉर योर रेफरेंस। तुम्हारे लिए मैंने ये सब चीजें लगा दी हैं। और लास्ट में एक बढ़िया सा फ्रेज, होपिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स।
योर्स भी लिख दिया आपने प्रेम, या आप चाहेंगे तो योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हैं प्रेम, या फिर योर्स फेथफुली प्रेम। सिंपल है, समझ आ गया होगा। ठीक है भाई, अब ये आया भाई साहब का रेज्यूमे, नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब ये टैबुलर फॉर्म में याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, टैबुलर में आएगी, ऐसे नहीं आएगी। वर्क एक्सपीरियंस ठीक है, स्किल और रेफरेंसेस ठीक है। कुछ चीजें जो मिसिंग है, आप जितना बढ़िया करके बढ़ाएंगे उतने अच्छे नंबर पाएंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल जल्दी से, 10-10 सेकंड का टाइम है भाई। क्लास आज की थोड़ी सी लंबी हो गई, मैंने सोचा था 1 घंटे में खत्म करनी है, पर माल ज्यादा है आज। एप्लीकेशन बताइए फटाफट, देखिए कितना आसान है। ये कौन हो गया आपका सेंडर, ये कौन हो गया आपका डेट, फॉर्मेट पे ध्यान दीजिएगा, और ये कौन हो गया रिसीवर। यहां तक कहानी बिल्कुल सही है, ये गलती फिर से कर दी है। पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के नीचे अंडरलाइन के एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, सर लगाया, कॉमा लगाया और लिखना शुरू कर दिया, है ना। और पहले पैराग्राफ में बता दिया कि भैया ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 1 अगस्त को आई विश टू बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट मेंशन्ड अबव, है ना, आई फील माई क्वालिफिकेशन। अब यहां से आप क्या करेंगे, पैराग्राफ को बदल देंगे, ठीक है, यहां से आप पैराग्राफ को बदल देंगे। आई फील क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आर गुड इनफ टू इनेबल मी टू डिस्चार्ज माई ड्यूटीज, आई अटैच हियर अटेस्टेड कॉपीज ऑफ माई सर्टिफिकेट एंड माई बायोडेटा। तो अब आपने यही बता दिया कि भाई सर्टिफिकेट बायोडेटा, ये छोटी लिख दी है, आप इसे बड़ा चढ़ाकर लिखेंगे, है ना। और पहले लाइन में आपने जो यहां तक लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे I see myself as a perfect candidate for this job as I have done this are my qualification, I have this much experience, ठीक है। ये सब बता के फिर आप लिख देंगे कि I attach here attached copy, तीसरे पैराग्राफ में सर्टिफिकेट्स एंड बायोडेटा के बारे में, अपने डॉक्यूमेंट्स, टेस्टिमोनियल, और लास्ट में आप लिख देंगे अगर मुझे एक चांस दिया गया तो सर मैं आतंक मचा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए, आई मे एश्योर यू सर दैट आई शेल स्पेयर नो पेन्स इन द डिस्चार्ज ऑफ माई ड्यूटी। बिल्कुल बढ़िया से ईमानदारी से ड्यूटी करूंगा, दिक्कत नहीं दूंगा आपको, है ना, डिवोटेडली करूंगा। आई विल सर्टेनली विन द कॉन्फिडेंस ऑफ माई सुपीरियर्स, थैंकिंग यू, ये भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा हो थैंकिंग यू लिखा है आपने, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। और आप चाहें तो सीधे योर्स फेथफुली निपुण करके भी आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आ गया आपका निपुण जी बायोडेटा, निपुण, पापा का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टैबुलर फॉर्म, याद रखिएगा ये टैबुलर नहीं है, टैबुलर में बनाएंगे नंबर ज्यादा पाएंगे। एक्सपीरियंस बिल्कुल सही है, सैलरी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड सैलरी है, कोई दिक्कत नहीं है। मेंशन करना चाहें या नहीं, ये क्या है, ऑप्शनल है, नहीं करेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। मैरिटल स्टेटस मेंशन कर देंगे, ये आ गया, रेफरेंसेस है मेंशन करें, और आपका बायोडेटा कंप्लीट। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अब आप प्रमोद सूरी हैं, एडवर्टाइजमेंट आपको देना है फॉर यंग बॉयज स्कूल गर्ल्स टू मार्केट द प्रोडक्ट्स ऑफ नाउन कंपनी इन दिल्ली, डिसाइड टू अप्लाई फॉर द सेम, राइट अ प्रमोस एप्लीकेशन टू पर्सनल मैनेजर। तो ये आपको लिखनी है, और ये है आपका होमवर्क, ठीक है, होमवर्क जरूर करिएगा। होमवर्क करने से आपको प्रैक्टिस होगी, साथ ही साथ मैं प्रैक्टिस शीट में बहुत सारे लेटर ऑफ एप्लीकेशन रेज्यूमे आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ आपको जो मैंने इससे पहले पढ़ाया राइटिंग स्किल्स में, ठीक है, वो भी मतलब जो एडवर्टीजमेंट्स जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, चाहे वो जो है रिप्लाई है, इन्विटेशन है, ठीक है, या फिर आज के लेक्चर्स में जो भी मैंने आपको कराया है ना, ये आपका रिपोर्ट राइटिंग है, और साथ ही साथ ये आपका एप्लीकेशन राइटर और बायोडेटा, इन सब के क्वेश्चंस आपको मैंने भर भर के दिए। जरूर 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 उन क्वेश्चंस को लगा लेना। अगला होमवर्क ये रहा आपका, तो भैया आपको रेज्यूमे भी लगाना है इसमें, ठीक है। अब ये आपको ये इस तरीके से पूरा एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है। चेन्नई केमिकल इंडस्ट्रीज है, रिक्वायर्स अकाउंट ऑफिसर्स, क्वालिफिकेशन बीकॉम, एक्सपीरियंस लिख दिया आपने,
जॉब रिक्वायरमेंट क्या है? मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये आपको करनी है, सैलरी बढ़िया मिलेगी। ये एडवर्टीजमेंट है। अब इस एडवर्टीजमेंट से आपको दो चीजें बनानी है। क्या बनाना है? जॉब एप्लीकेशन बना दो, सेंटेंसेस में तो उतारना है इसे, और साथ ही साथ रेज्यूमे आपको इसमें लगाना है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, वो भाई साहब अच्छा खासा लंबा हो गया, पर कोई दिक्कत नहीं है। आज हमने राइटिंग स्किल्स बहुत बढ़िया से कवर किया। बस मेरे इस लेक्चर को, मेरी इस मेहनत को, ये 1.5 घंटे का लेक्चर है ना, इसमें कंटेंट कम से कम 3 से 4 घंटे का है। तो आपको इसको क्या करना है? प्रैक्टिस जरूर करनी है, खास तौर से जो मैं आपको प्रैक्टिस शीट्स दूंगा उनसे। लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत। ये जरूर बताना मुझे कि भाई क्लास कैसी लगी, है ना? कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली सी।